नमस्कार दोस्तों। इंडी अलायंस की जितनी भी बैठकें हुई हैं, जो भी डेवलपमेंट अब तक हुए हैं, उन सब में जब भी मैंने कोई विश्लेषण किया है तो मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि इंडी अलायंस में कांग्रेस की अगर सबसे ज़्यादा बेइज्जती कहीं होगी तो वो पश्चिम बंगाल में होगी। उसको ममता बनर्जी ये कह देंगी, चल फुट, तू है कौन। और कुछ ऐसा ही हुआ है। राहुल गांधी हर हद तक गिरने के लिए तैयार थे कि किसी भी तरीके से हो कि पश्चिम बंगाल में कोई लफड़ा होना नहीं चाहिए। लेकिन पहले तो अधीर रंजन चौधरी, जो वहां पर कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं, सांसद भी हैं, लोकसभा में इनके नेता भी हैं, पहले तो वो लगातार विरोध करते रहे। और अब ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि साहब, 2 सीट लेते हो तो ले लो जहां से आपके 2 सांसद हैं, वरना चल फुट। साफ कह दिया, ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है। देखिए, वैसे ममता बनर्जी की राजनीति करने का तरीका बड़ा ही गंदा है। और उनका जो राजनीति करने का जो गंदा तरीका है, वो उनके प्रदेश पर भी अब नजर आने लगा है। शुभेंदु अधिकारी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है ममता बनर्जी पर कि वो राज्य के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे रही है। राज्य में लगातार हालात खराब होते चले जा रहे हैं और राज्य में साफ सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अभी एक सर्वे आया है, जो राष्ट्रीय एक सर्वे, स्वच्छता के ऊपर एक सर्वे आता है जिसमें राज्यों को, उनके शहरों को रेटिंग दी जाती है स्वच्छता के आधार पर। तो जो सबसे गंदे 10 शहर हैं, उन शहरों की जो सूची है, उसमें 10 के 10 टॉप पर पश्चिम बंगाल के शहर हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा उसकी तस्वीर भी शेयर की है। टाइम्स नाउ की मैं देख रहा था, एक खबर भी चल रही थी, उन्होंने उस पर डाला हुआ है कि 10 सबसे गंदे जो शहर हैं वो पश्चिम बंगाल में। कुछ लोग इसके पीछे रीजन ये भी देते हैं कि पश्चिम बंगाल कभी भी इस स्वच्छता का जो ये सर्वे होता है सरकारी, उसमें ये भाग नहीं लेते हैं, इसमें ये ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, तो वो गलत है। इस मामले में प्रतिस्पर्धा की जानी चाहिए कि हम उन राज्यों से आगे निकल गए हैं जिनमें बीजेपी का शासन है, लेकिन टॉप पर ज़्यादातर उन्हीं राज्यों के हैं, जैसे कि सबसे खूबसूरत शहर और सबसे साफ सुथरे शहर जो है गुजरात के, और इंदौर को माना गया है, मध्य प्रदेश के माना गया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यादव साहब, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसका पुरस्कार भी लिया। खैर, उसका मैं राजनीति से मतलब सीधा सीधा नहीं निकाल रहा हूँ, इनडायरेक्ट वे में बता रहा हूँ कि अगर आपका प्रशासन बढ़िया है तो आपका राज्य भी चहुमुखी विकास करता है और जनता भी आपके साथ खड़ी होती है और राजनीतिक रूप से भी आपका कद बढ़ता है। लेकिन ममता बनर्जी की जो आदत है धींगा मुश्ती वाली है कि जो मैं चाहूंगी वही होगा, और उन्होंने कांग्रेस को बहुत सही सबक सिखाया है। आपको पता होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले सप्ताह एक बैठक की थी और जिसमें यह कहा था कि हम 250 सीटों पर ही लड़ेंगे, और उन्होंने कहा था कि बाकी जिन राज्यों में हमें सीट शेयरिंग पर चर्चा करनी है उसके लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई थी, जिसमें मुकुल वासनिक ये सब लोग नेता लोग थे उनके शामिल। तो ऐसी एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी ने समाजवादी पार्टी के साथ बात की है, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके साथ बात की है, एनसीपी के साथ, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल लालू की, इन सब के साथ एक एक राउंड की बात हो चुकी है। लेकिन ममता बनर्जी ने, जो टीएमसी के नेता हैं दिल्ली में, उनके राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, उन सब को इनकार कर दिया है कि आपको इनमें से किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं करनी है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम 2 सीटें आपको देंगे कांग्रेस को, यहां पर मालदा साउथ और बहरामपुर। बहरामपुर जहां से अधीर रंजन चौधरी हैं सांसद, और एक कांग्रेस के पास दूसरी सीट मालदा साउथ की है, कि यही 2 सीटें देंगे और यही कांग्रेस के पास है। और अधीर रंजन चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि ये दोनों सीट तो हम अपने दम पर जीत लेंगे। हालांकि उन्हें गुमान है कि वो जीत लेंगे, इस बार शायद ना जीत पाए, हो सकता है कि अधीर रंजन चौधरी भी हार जाए। वेस्ट बंगाल की 42 सीटें हैं, इनमें से केवल 2 सीटें ऐसी हैं, इन्हीं 2 सीटों की मैं जो बात कर रहा हूं, जिस पर पिछली बार कांग्रेस को 30% से अधिक वोट मिले थे। वैसे कांग्रेस रायगंज, मालदा नॉर्थ, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद ये सीटें भी मांग रही है, लेकिन ममता बनर्जी साफ इनकार कर रही हैं, क्योंकि इनमें से कुछ सीटें मुस्लिम बहुल हैं और ममता बनर्जी नहीं चाहती कि मुसलमान किसी भी तरीके से कांग्रेस को वोट करें। वो चाहती हैं कि उन मुस्लिम बहुल इलाकों में मेरा ही सांसद रहे, मेरे ही प्रतिनिधि वहां पर चुनाव लड़े, जिससे लोगों को लगे कि मुसलमान ममता बनर्जी के साथ हैं। लेफ्ट दल जो दल हैं, वामपंथी दल हैं, उन्होंने पहले कह दिया कि हम ममता बनर्जी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते।
लेफ्ट दलों को हराकर ही तो ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। इंडिया अलायंस यहाँ पूरी तरीके से फेल होने वाला है। वैसे जो ये बैठकें हुई थी, इसमें अन्य विपक्षी दलों के साथ जो कांग्रेस ने बातें की हैं, उसमें ये पता लगा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में तो सीट शेयरिंग के लिए तैयार है कांग्रेस के साथ, लेकिन वो ये कह रही है कि हमें गुजरात, गोवा और हरियाणा में भी सीटें दीजिए। ये बड़ा पेचीदा पेच आम आदमी पार्टी ने फंसा दिया है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शुक्रवार की रात में भी इस मुद्दे पर बैठक हुई, लेकिन इसमें क्या फैसला हुआ ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। दूसरी ओर ममता बनर्जी का जो रवैया है, मुझे पता नहीं क्यों कुछ कुछ मायावती ऐसा लगने लगा है। मायावती का भी रवैया एक समय ये रहा करता था कि वो ये चाहती थी कि बीजेपी वर्सेस बसपा हो, जिससे कि मुसलमानों में ये मैसेज पहुंचे कि साहब बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो मायावती ही रोक सकती है। लेकिन ये अरमान ममता बनर्जी मायावती का आज तक पूरा नहीं हुआ। ममता बनर्जी के साथ जरूर मुसलमान चले गए, लेकिन मायावती के साथ मुसलमान वहीं पर गए जहां पर उन्होंने मुस्लिम को मैदान में उतारा, यानी कि मुस्लिम्स को टिकट दिए। पिछली बार जो 10 सांसद मायावती के जीते थे, उनमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं। आप सब लोग जानते हैं, दानिश अली और वो जो हाजी फजलुर रहमान हैं, ज़्यादातर मुस्लिम सांसद थे। मुस्लिम बहुल सीटें ही थी और समाजवादी पार्टी चूंकि इनके साथ थी तो मुसलमानों के वोट इनको मिल गए थे। ममता बनर्जी कुछ उसी तरह की राजनीति करना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि जो भी कुछ हो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी ना हिले। और उनकी इच्छा ये है कि यहाँ पर मैं अकेली बीजेपी से फाइट करूं। लेफ्ट वाले दल हैं, उनका तो कोई वजूद ही नहीं है, उनके पास तो एक भी सांसद नहीं है, तो उनको तो ममता बनर्जी कहीं गिनती नहीं है। वैसे भी लेफ्ट वाले बड़े जानी दुश्मन हैं इनके, क्योंकि लेफ्ट का जो सारा वोट है वो ज़्यादातर बीजेपी को ट्रांसफर हो चुका है यहाँ पर। तो वो ये चाहती हैं कि बीजेपी और उनके बीच में ही वोट बटें और किसी भी तरीके से कहीं भी मुकाबला त्रिकोणीय ना बने। हालांकि त्रिकोणीय बनता है तो ममता बनर्जी को फायदा भी हो सकता है, लेकिन वो ये चाहती हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट दल उनके लिए मैदान बिल्कुल साफ कर दें। ये होना तो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अलबत्ता सीट शेयरिंग को लेकर कुछ और राज्यों से भी खबरें आई हैं। ये तय हुआ है, जो अभी तक खबरें आ रही हैं, कि जो ये समिति बनाई है 5 सदस्य खड़गे ने, उसने बिहार में सेटलमेंट की बात की है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी यानी कि नीतीश और लालू की पार्टी 16-16 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगी, कांग्रेस 5 पर लड़ेगी और 3 सीटें यहां पर वाम दलों को, लेफ्ट दलों को दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 65 सीटों पर लड़ लेंगे, बाकी सीटें जो है 15 सीटें बचती हैं, यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, बाकी 15 पर राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस वगैरह ये डिसाइड कर लें। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी की पार्टी जो है वो भी इनके साथ अलाइज हैं, तो वो 5-7 सीटों पर वो भी लड़ना चाहते हैं। उनका प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, 5 सीटों पर तो कम से कम वो हर बार लड़ते ही हैं। तो ये उनका समीकरण उत्तर प्रदेश का है। और महाराष्ट्र में शिवसेना, जो उद्धव बाबू ठाकरे वाला जो गुट है, वो 23 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनको इतनी सीटें मिलने की उम्मीद है नहीं। कांग्रेस कह रही है कि भाई कुछ कम कर लो, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर सबसे ज्यादा 20 सीटों पर लड़ना चाहती है। और ठाकरे से कहा जा रहा है कि आप 18-20 पर मान जाओ और बाकी 25 सीटें जो बचती हैं यहाँ पर, वो जो है वो आपस में बांट ली जाएंगी, यानी कि एनसीपी और उद्धव ठाकरे में बांट ली जाएंगी। वो खुद 20 पर लड़ना चाहते हैं और जो बाकी 22 सीटें आ रही हैं यहाँ की 48 सीटें, उस पर एनसीपी और उद्धव ठाकरे आपस में बांट लें उनको। बहरहाल कांग्रेस के बारे में एक खास बात और बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने इन सब राज्यों में बहुत ही कमजोर पड़कर, बहुत ही दीनहीन दिखकर समझौते करने की पहल की है। कुछ दिन पहले खड़गे साहब ने एक बैठक की थी जिसमें राहुल गांधी वगैरह, मुकुल वासनिक, शशि थरूर, ये सब लोग मौजूद रहे थे। उसमें यह तय हुआ था कि सब हम केवल इस बार 250 सीटों पर लड़ेंगे, यानी कि पूरे देश में कांग्रेस सबसे कम यानी कि 250 सीटों पर लड़ेगी और बाकी की सीटें जहां पर उनके एलाइज जीतने की पोजीशन में होंगे उनके लिए छोड़ देगी। क्योंकि कांग्रेस 400-400 सीटों पर लड़ती रही है हमेशा, तो इस लिहाज से कांग्रेस का ये बड़ा फैसला था, बड़ा त्याग था। लेकिन नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए देखिए कितना बड़ा त्याग करने के लिए कांग्रेस इस समय तैयार हो रही है। मैंने इसके कुछ आंकड़े निकाले, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। 1951 से और 2019 तक, यानी कि 1951 से 2019 तक कांग्रेस ने औसतन हर लोकसभा चुनाव में 478 सीटें जरूर लड़ी हैं। सबसे कम सीटें उन्होंने कब लड़ी थी आप बताइए, देखें कोई बता दे तो 2004 में
जब अटल जी की सरकार जा रही थी और यूपीए फर्स्ट की सरकार आई थी 2004 में, उस समय कांग्रेस 417 पर लड़ी थी। और सबसे ज्यादा सीटों पर कब लड़ी थी? 1996 में, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उन वो 91 से 96 तक प्रधानमंत्री रहे थे, और 96 में अटल बिहारी वाजपेयी जब जीते थे, उस समय कांग्रेस 529 सीटों पर लड़ी थी, सबसे ज्यादा 529 पर, और नरसिम्हा राव की सरकार उस समय चली गई थी। लेकिन पिछले अगर दो चुनावों की बात करूं, 2014 और 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे, इसमें कांग्रेस 464, 464 और 421 पर लड़ी थी, यानी कि 2014 में 464 पर और 2019 में 421 पर लड़ी थी। 2019 में कांग्रेस ने 209 सीटों पर अपने आप को 2 नंबर पर पाया था और 160 सीटों पर तीसरे स्थान पर या उससे नीचे के स्थान पर वो चली गई थी। और 2014 में कांग्रेस 224 सीटों पर नंबर 2 पर रही थी और 196 सीटों पर तीसरे स्थान पर या उससे नीचे रही थी। बीजेपी के बारे में भी थोड़ा सा आपको जरूर बता दूं। बीजेपी चूंकि पहला लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी जब नई नई पार्टी बनी तो पहला लोकसभा चुनाव इन्होंने 1984 में लड़ा था, और उसमें बीजेपी केवल 229 सीटों पर लड़ी थी और केवल दो सीटें जीती थी। जबकि 2019 में देखिए कितनी चीजें चेंज हो जाती हैं। बीजेपी 436 सीटों पर लड़ी और 1991 के बाद से बीजेपी कभी भी 300 से कम सीटों पर नहीं लड़ी है। फर्क देखिए आप, बीजेपी ने किस तरीके से एक जबरदस्त राइज किया है और कांग्रेस का समय के साथ साथ किस तरीके से डाउनफॉल हुआ है। और इस डाउनफॉल के लिए तो कांग्रेस में जो बुद्धिमान लोग हैं उनका मानना है कि जो गांधी परिवार की चाटुकारिता है और गांधी परिवार जो अपना मनमानी करता है, उसी का नतीजा है कि 2004 के बाद से कांग्रेस लगातार नीचे चली जाती जा रही है और उसके ऊपर आने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस खुद ही 250 सीटों पर लड़ेगी तो बाकी जो 250 से ज्यादा सीटें हैं, अब तो सीटें लोकसभा की बढ़ने भी जा रही हैं, 2029 तक तो बढ़ भी जाएंगी, तो कांग्रेस खुद ही एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह बनकर रह जाएगी। और इन जिन 250 सीटों पर वो लड़ेगी वहां उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है और सीधे मुकाबले में वो बीजेपी से जीत नहीं सकती। चाहे वो उत्तर प्रदेश, सॉरी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, इनमें सीधे फाइट होगी इनमें, और इनमें उनका सुपड़ा साफ होना है। समीकरण तो मुझे इस तरह से बनते हुए नजर भी आ रहा है कि अगर आप कम सीटों पर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कम ही सीटें जीतेंगे, कहीं पिछली बार से भी नीचे स्तर पर ना चले जाएं। मुझे लग रहा है कि जो 40 सीटें आई थी, 40-42 जितनी सीटें आई थी, उससे भी नीचे न चले जाएं, कहीं 25-30 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर ना रह जाए। तो ममता बनर्जी इन चीजों को मुझे लगता है कि बड़ी भली भांति समझ गई हैं और उन्होंने कहा है कि उनका जो मानना है कि कांग्रेस की औकात इतनी है ही नहीं कि वो पश्चिम बंगाल में उनके साथ बार्गेनिंग कर सके, और अगर बार्गेनिंग वो नहीं भी करेंगी, कांग्रेस अलग भी लड़ने लगी, तो भी कांग्रेस को कोई वोट देने वाला यहाँ पर है नहीं। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जिस तरीके से कांग्रेस और वाम दलों का सुपड़ा साफ हुआ, एक भी सीट किसी को नहीं मिली, उससे तो ममता बनर्जी को निश्चित रूप से ये लगी गया होगा कि यहाँ पर सीधे मुकाबला उनका और बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव में भी होने जा रहा है। लेकिन देखते हैं होता क्या है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बगावत दिखाई है, उसके बाद से तो मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद सा नजर ही नहीं आ रहा है। इंडिया अलायंस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं है ही नहीं, इसका कोई नाम लेवा ही नहीं है। केवल ये महाराष्ट्र और बिहार, एक दो जगह, पंजाब जहाँ पर आम आदमी पार्टी है, दिल्ली, इनमें ही नजर आ रहा है, बाकी कहीं इंडिया अलायंस है नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्षेत्रीय राजनीति को बहुत डिस्कस किया जाता है मेरे इस चैनल पर। आपको एक के बाद एक शानदार वीडियो मिलने वाले हैं लोकसभा चुनाव में। जुड़े रहिए मेरे साथ, आपसे फिर होती है मुलाकात। नमस्कार।